बच्चों, मैं आपकी इंग्लिश टीचर टीना सिंह। आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th की इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 9। जी हाँ बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लेसन नंबर 9, जिसका नाम है द ट्रिब्यूट पार्ट फर्स्ट। तो बच्चों, आज हम इसी पर डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर फर्स्ट वी डिस्कस द नेम ऑफ द टाइटल। बच्चों, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है द ट्रिब्यूट। तो ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कुछ चीज़ को अर्पित करना ही ट्रिब्यूट कहलाता है। तो ऐसी क्या चीज़ है इस पाठ के अंतर्गत, वो जब हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या श्रद्धांजलि दी जा रही है या क्या चीज़ अर्पित की जा रही है। तो बच्चों चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, ये जो चैप्टर जिसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट इज़ रियली वेरी फैंटास्टिक एंड गुड चैप्टर। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को भी ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलो बच्चों, हम बिना समय को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। As I reached my desk in the office, my eyes stopped over a letter। यानी कि जैसे ही मैं अपने कार्यालय की मेज पर पहुंचा, मेरी नज़रें जो हैं एक पत्र के ऊपर टिक गई, यानी कि ठहर गई। It contained that familiar petite handwriting of my elder brother। उस पत्र पर वह जो राइटिंग लिखी हुई थी वो मेरे बड़े भाई साहब की थी, जो बहुत ही परिचित थी, मतलब कि मैं उस हैंडराइटिंग को पहचानता था। After a very long time he had written to me, I shrank within for not writing letters home all these days। अब यहाँ पर नरेटर हमें बताते हैं कि बहुत दिनों के बाद आज उनका पत्र जो है मेरे पास आया था। मैं ये जानकर बहुत ही सिकुड़ सा गया, यानी कि सहम सा गया, संकुचित सा हो गया। आई श्रैंक विदिन फॉर नॉट राइटिंग लेटर्स होम, यानी कि इस बात से संकुचित हो गया कि इतने दिन हो गए और मैंने अपने घर वालों को एक भी पत्र नहीं लिखा। ऑल दीज डेज, यानी कि इन दिनों के दौरान मैंने एक भी पत्र नहीं लिखा। ये जानकर वह बहुत ज़्यादा संकुचित हो गया। इन माई स्टूडेंट डेज इट वॉज ऑलमोस्ट अ रूटीन अफेयर। अब यहाँ पे वह बताता है कि जब मेरा विद्यार्थी जीवन चल रहा था, जब मैं अपने विद्यार्थी जीवन को व्यतीत कर रहा था, तब मेरा ये रोज का काम हुआ करता था। आई यूज़ टू गो होम टू दैट डिस्टेंट विलेज। मैं जो हूँ दूर के गाँव में जो है घर, वहाँ से जो है मैं आई यूज़ टू गो होम, मतलब मैं घर जाया करता था। टू दैट डिस्टेंट विलेज, यानी कि जो दूरी पर थोड़ा सा गांव जो बसा हुआ था। और कैसे जाया करता था मैं अपने घर? रैकेटी बस पर बैठकर, यानी कि एक जर्जर अवस्था में, एक बहुत ही जीर्ण अवस्था वाली खटारा बस थी, उस पर बैठकर मैं जाया करता था अपने गाँव के घर पे। केयरिंग नथिंग फॉर द स्ट्रेन ऑफ जर्नी, बिना किसी परवाह करे कि यात्रा कैसे होगी। उस खटारा बस में जो जर्जर अवस्था में है उसमें बैठ के यात्रा कैसी होगी, ये बिना परवाह करे ही हम जो है यात्रा करते थे और जाते थे। माई होम, माई विलेज, मेरा घर, मेरा गाँव। दे यूज टू पुल मी अवे फ्रॉम द मोराइबॉन्ड सिटी लाइफ। अब यहाँ पे वह बताते हैं दे यूज टू पुल मी अवे, यानी कि वह जो मेरा घर था गाँव का, मेरा जो गाँव था जहाँ जैसा मेरा रहन सहन था, दे यूज टू पुल मी अवे, उसने मुझे जैसे कि अब वहाँ से अलग कर दिया है। फ्रॉम द मोराइबॉन्ड सिटी लाइफ, यानी कि अब जो है मैं इस अपने शहर की लाइफ में इतने तरीके से तल्लीन हो चुका हूँ, व्यस्त हो चुका हूँ कि मुझे अब अपने घर गांव की, वहाँ के परिवेश की कोई परवाह ही जैसे नहीं है। और मैं वहाँ से बिल्कुल जो हूँ निकल कर यहाँ पर आ गया हूँ, शहर के जीवन में आ गया हूँ। Now things have changed and I too have changed। अब यहाँ पे वह बताता है कि अब जो है चीज़ें परिवर्तित हो गई हैं और मैं भी परिवर्तन हो चुका हूँ, यानी कि मेरे अंदर भी परिवर्तन आया है। A great deal at that। अब वह बोलता है ऐसे क्या ऐसा सौदा हुआ, ऐसा कौन सी डीलिंग हुई। A lot of cobwebs have settled around me। अब वह बताते हैं कि मेरे सामने बहुत सारे मकड़ जाल जैसे किसी ने मेरे चारों तरफ बुन दिया हो। I am swept by that इनविजिबल टाइड ऑफ टाइम। अब वह कहता है कि
आई एम स्वेप्ट यानी कि मेरा जो पूरा मैं ऐसे घूम रहा था जैसे आई एम स्वेप्ट बाय द विजिबल टाइड ऑफ टाइम, समय के गोता में मैं जैसे लगा रहा था। समय जो बीता था, जो भी समय बीता था उसमें मैं जैसे इस प्रकार से घूम रहा था, वो सारी चीज़ें मेरे सामने घूम रही थी। एंड बिजनेस और अपने जो है अपने व्यवसाय में मैं पूरे तरीके से व्यस्त हो चुका था, और इतना व्यस्त था कि अपने घर परिवार के प्रति मैंने कोई भी ध्यान नहीं दिया था। तो वो यहाँ पे वह याद करता है, आई एम स्वेप्ट बाय दैट इनविजिबल टाइड ऑफ टाइम एंड बिजनेस, कि समय के कारण और इतना ज़्यादा व्यस्तता मेरे बिजनेस के कारण कि मैंने किसी भी चीज़ को ध्यान नहीं दिया। आई वॉज स्टडिंग एट भुवनेश्वर वेयर आई गॉट माई जॉब। अब वो कहता है कि आई वॉज स्टडिंग एट भुवनेश्वर, मैंने भुवनेश्वर में जब अपना अध्ययन किया, अपनी पढ़ाई के लिए मैं यहाँ पर आया, और वेयर आई गॉट माई जॉब, यहाँ पे मेरी जॉब लग गई। नाउ फॉर दीज 2 years आई हैव थॉट ऑफ होम नॉट इवन वंस। और वह कहते हैं कि जब मेरी जॉब लग गई उसके बाद से अभी तक 2 वर्षों के दौरान मैंने एक बार भी अपने घर का विचार तक नहीं किया। नॉट इवन वंस यानी कि एक बार भी विचार तक नहीं किया। Many a time my mother has written letters complaining about my negligence in writing to her. Many of time यानी कि बहुत बार मेरी माँ ने मुझसे शिकायत भी करी कि मैं, और शिकायत किस चीज़ की करी, कि मैं लापरवाही कर रहा हूँ, ध्यान नहीं दे रहा हूँ, पत्र नहीं लिख रहा हूँ। किसको? मेरी माँ को। She has even reminded me of those pre-marriage days of mine. और उन्होंने ये भी तक याद दिलाया कि मेरे जो शादी से पूर्व के जो दिन थे, शादी से पहले के जो दिन था वो किस प्रकार से थे। शी हैज़ इवन रिमाइंडेड मी, वह मुझे क्या दिलाती थी, याद दिलाती थी। रिमाइंडेड मी ऑफ दोज प्री मैरिज, मतलब मुझे शादी से पहले का जो मेरा जीवन था वो सारा उन्होंने मुझे याद करा दिया। और उन्होंने, मेरी माँ ने मुझसे शिकायत भी करी कि मैं पत्र जो हूँ नहीं लिख रहा हूँ। इस लापरवाही के लिए माँ ने शिकायत भी करी। Yet I have never been able to break those standards of complacency which have coiled around me. अब यहाँ पे नरेटर ये भी कहते हैं कि अभी तक मैं इतने अपने आप को योग्य और सक्षम नहीं बना पाया कि जिस तरीके से मैं, जिस आत्मसंतोष के साथ मैं रह रहा था, अपने आप में बिल्कुल मग्न था, और मैं उस घेरे से कभी भी निकल नहीं पा रहा था, उसको मैंने ब्रेक करने का अभी तक कोई प्रयास ही नहीं किया। उन चीज़ों को विच हैव कॉइल्ड अराउंड मी, जिनके बीच में मैं घिरा हुआ था, जो समय का परिवर्तन था, और मैंने उससे कभी भी बाहर निकल कर उसे ब्रेक करने के लिए, जिस संतोष में मैं रह रहा था, मैंने कभी भी उसको ब्रेक करके आगे निकलने का प्रयास ही नहीं किया। आई हैव केप्ट क्वाइट टू प्रूव दैट, मैंने हमेशा चुप्पी साधी रखी, कभी कुछ बोला नहीं, कभी ध्यान तक नहीं दिया कि घर में गांव का माहौल कैसा है, घर के मेरे सारे सदस्य कैसे हैं। आई हैव केप्ट क्वाइट टू प्रूव दैट आई एम बिजी, की, और मैंने हमेशा यही बताया कि मैं बहुत बिजी हूँ और बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड कहने का मतलब है कि मैं अपने ही चीज़ों में, जिस प्रकार से मैं ध्यान मग्न हूँ और अपने ही व्यस्तता में तल्लीन हूँ। एंड नाउ शी डज़ नॉट कंप्लेन, अब मेरी माँ ने भी शिकायत करना, शी बोला गया उनकी माँ को, मेरी माँ ने भी शिकायत करना बंद कर दिया है। शायद, प्रोबेबली शी अंडरस्टैंड्स माई पोजीशन, शायद वह समझ चुकी है मेरी कंडीशन को कि मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ अपने कार्यों में व्यस्त रहता हूँ, और इस कारण से मैं जो हूँ घर के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने विलेज यानी कि गांव के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ। इसीलिए अब उन्होंने पहले तो बोला कि तुम बहुत लापरवाही कर रहे हो, ध्यान नहीं देते हो घर पे। 1-2 बार माँ ने शिकायत भी किया पत्र के माध्यम से, लेकिन अब उन्होंने शिकायत करना भी बंद कर दिया, इस कारण से क्योंकि शायद वो समझ गई थी कि मैं बहुत बिजी हूँ, और इस कारण से मैं उनके पत्र का जवाब भी नहीं देता हूँ। आगे देखते हैं बच्चों, यूजली माई एल्डर ब्रदर डज नॉट राइट टू मी, यानी कि प्रायः मेरे बड़े भाई साहब कभी भी मुझे पत्र नहीं लिखा करते थे। ही डज नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम मी, उन्हें मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए था, उन्हें मुझसे कुछ भी नहीं आवश्यकता थी मुझसे लेने की। ही हैज़ नेवर शॉट अ टोकन फ्रॉम मी इन ल्यू ऑफ हिज कंसर्न फॉर मी एज एन एल्डर ब्रदर, यानी कि उन्होंने कभी भी मुझे ऐसा नहीं प्रदर्शित किया, ऐसा कोई संकेत नहीं किया, किसी भी चीज़ का मुझे संकेत नहीं किया कि वे बदले में उन्होंने जो भी कुछ मेरे लिए त्याग किया अब तक एक बड़े भाई साहब होने के नाते, उसके बदले में शायद ही उन्होंने कभी कोई ऐसा संकेत दिया हो कि उन्हें मुझसे किसी चीज़ की आवश्यकता हुई हो। इन दोज डेज व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, उस समय जब मैं एक विद्यार्थी था, ओनली
The only thing that he inquired about was my well-being, यानी कि जब मैं एक विद्यार्थी था तब उस समय जो वो मेरे बारे में हमेशा पता करते रहते थे वह सिर्फ यही था कि वह मेरी खुशहाली के बारे में, मेरी अच्छाइयों के बारे में हमेशा चर्चा करते थे. During my stay at home, जब जब मैं घर पे रुकता था, he would catch fish for me from the pond, वह पीछे के तालाब से, behind our house, यानी कि हमारे घर के पीछे जो तालाब था वह वहाँ से मेरे लिए कैच फिश यानी कि मछलियाँ पकड़ के लाते थे. एंड वुड आस्क हिज वाइफ टू प्रिपेयर अ गुड डिश, और अपनी वाइफ से कहते थे कि बहुत अच्छा भोजन बनाना. फॉर आई लव फिश, क्योंकि मुझे मछली बहुत पसंद है. व्हेन द कैच वॉज स्कैंटी, यानी कि जब मछलियाँ अपर्याप्त होती थी, द डिश वुड बी प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर मी, तब केवल मेरे लिए ही मछली बनाई जाती थी कि उसको हो जाना चाहिए. ही वुड से टू हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी से कहते थे, यू मस्ट मेक द डिश एज डिलीशियस एज पॉसिबल, तुम्हें जितना तुम बना सको, जितना सक्षम हो, उतने ज़्यादा तुम्हें जो है स्वादिष्ट भोजन बनाना है मेरे भाई के लिए. और उसके साथ साथ तुम्हें मस्टर्ड का जो साग होता है, मस्टर्ड यानी कि सरसों के साग का प्रयोग करना है बाबुली यानी कि बाबली के लिए. यहाँ पर बच्चों फर्स्ट टाइम नाम आया है बाबली. ये बाबली ही है जो आज लेटर पढ़ रहा है और अपने ऑफिस के कार्यालय में उसे बड़े भाई साहब का ही पत्र मिला है. और ये बाबली ही है जो पूरी घटनाओं को, जो उसने समय बिताया अपने बड़े भाई साहब के साथ गाँव में, अपने प्री मैरिज डेज और वो सारे जीवन, अपने स्टूडेंट लाइफ, सारी चीज़ों को वो याद कर रहा है. इवन नाउ ही इज़ द सेम मैन, और वह कहता है कि आज भी मेरे बड़े भाई साहब आज भी बिल्कुल सेम है, विद द सेम टोन ऑफ लव एंड कंपैशन. आज भी उनमें वही प्रेम है, वही प्रेम की भावना है, वही उनके अंदर कंपैशन है, वही सद्भावना की उनके अंदर दृष्टि है. जरा से भी उनके अंदर बदले की भावना नहीं आई है, ऐसा वे बताते हैं. आज भी वही लव एंड कंपैशन के साथ हैं. नथिंग हैज़ चेंज्ड हिम हिज 7 चिल्ड्रंस, आज भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ. किसी ने समय के इतने समय बदलाव आ चुका है, समय का इतना बदलाव उसने देखा, परंतु मेरे बड़े भाई साहब में वह बताता है बाबली कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ. उनके 7 बच्चे, उनके उसके बाद 7 बच्चों के साथ हमारे पिता, माता, जानवर, खेत खलिहान, घर परिवार, जिम्मेदारियां, सब कुछ, बिल्कुल कोई भी चीज़ों में परिवर्तन नहीं है. ही इज़ द सेम माई एल्डर ब्रदर, वे आज भी मेरे बड़े भाई साहब हैं और आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे हैं जैसे वो इतने वर्षों पहले थे. उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ हैं और उन्हीं के साथ जिम्मेदारियों से आज सब चीज़ झेल रहे हैं, सब चीज़ को वो सह रहे हैं. किसी भी चीज़ का उनमें परिवर्तन नहीं हुआ, वही हैं वे आज मेरे बड़े भाई साहब. ऐसा बाबली जो है पूरी चीज़ों को याद कर रहा है. आगे देखते हैं बच्चों, अब आगे क्या होता है. अब तक आपने ये समझ लिया है कि आज बाबली को एक पत्र मिला है अपने ऑफिस में, एक टेबल के ऊपर उसकी नज़रें उस पर टिक गई हैं. उसे पता है वो बड़े भाई साहब का है, और जब बड़े भाई साहब का पत्र उसे मिलता है तब से ही वह पूरी पुरानी यादों को ताज़ा कर लेता है जो उसने अपने उसी पुराने घर में, जहाँ उसने कई साल बिताए थे, उन्हें वो याद कर रहा है. अपनी माँ के बारे में, बड़े भाई साहब के बारे में कि कितने उदार थे, कितने प्रेम से अपने मतलब भाभी को कहा करते थे कि अच्छा भोजन बनाना. वो सारी चीज़ें याद करते 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 उसी में डूबा हुआ है. और उसके बाद की स्थिति में देखते हैं, आई हैंडल द लेटर केयरफुली, मैंने उस पत्र को बहुत अच्छे से हैंडल यानी कि पकड़ा. एंड ही हैड आस्क्ड मी टू कम होम, उस पत्र में लिखा हुआ था कि तुम्हें घर आना है, यानी कि बड़े भाई साहब ने बाबली को लिखा था कि मुझे घर आना है. सम फ्यूड हैड क्रॉप्ड अप, यानी कि कोई विवाद घर पर सामने आ गया है, खड़ा हो गया है. कोई विवाद घर पर खड़ा हो गया, कहने का मतलब है विवाद सामने होना, यानी कि घर परिवार में किसी न किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं. द 2 सिस्टर इन लॉस, यानी कि जो 2 भाभियाँ थीं, 2 भाभियाँ, कहने का मतलब है बाबली जो था वो सबसे छोटा था, उसके बाद उसके सबसे बड़े भैया और उसके बाद सेकंड नंबर के भैया, यानी कि 2 उसके भैया थे उससे बड़े जो थे बाबली के, और उसकी जो दोनों भाभियाँ थी, यानी कि उन्हीं दोनों भाभियों में जो है टकराव यानी कि झगड़े शुरू हो गए थे. आवर पैडी फील्ड्स, द कॉटेज एंड ऑल द मूवेबल्स एंड इमूवेबल्स वर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अमंग अस. माई प्रेजेंस वॉज इंडिस्पेंसिबल, यानी कि अब पत्र में लिखा हुआ है कि भाभियों में
टकराव यानी कि झगड़े हो रहे हैं। हमारा जो जितनी भी हमारी संपत्तियां हैं, जिसमें से हमारे धान के खेत, हमारी जो गांव, हमारा कॉटेज है, झोपड़ी जहां पे हम रहते हैं वो, और उसमें सारी चल और अचल संपत्तियां यानी कि जितनी भी स्थिर और स्थिर जितनी भी संपत्तियां हैं उन सब का जो है बंटवारा होने जाएगा। 3 पार्ट में बंटवारा होगा। हम सभी तीनों के बीच में, बड़े भाई साहब और उसके बाद मंझले और मेरे, हर तीनों के बीच में बंटवारा होना था। और मेरी उपस्थिति अनिवार्य थी, इंडिस्पेंसिबल थी, यानी कि मुझे हर हाल में पहुंचना था। क्यों पहुंचना था? क्योंकि बंटवारा होने जा रहा था 3 हिस्सों में। देखते हैं बच्चों आगे कहानी में क्या मोड़ आता है। इट वॉज माई सेकेंड ब्रदर हु वॉज सो पर्टिकुलर एंड एडमेंट अबाउट द डिवीज़न ही वॉन्टेड इट एट एनी कॉस्ट। यानी कि मेरा जो दूसरा यानी कि मंझला भाई था वो सबसे ज़्यादा पर्टिकुलर एंड एडिमेंट। यहाँ पे बच्चों एडिमेंट का अर्थ है अडिग रहना, यानी कि अड़े हुए रहना, किसी भी चीज़ में अड़ जाना कि नहीं हमें तो बंटवारा करना ही है। और पर्टिकुलर यानी होता है विशेष। तो जो सबसे ज़्यादा अड़ा हुआ था बंटवारे के लिए वो था मेरा सेकेंड नंबर का ब्रदर, मंझला भाई, जो सबसे ज़्यादा अनिवार्य रूप से जो है अड़ा हुआ था कि बंटवारा होना। ही वॉन्टेड इट एट एनी कॉस्ट यानी कि वह और उसकी पत्नी हर हाल में बंटवारा चाहते थे। तो बच्चों ये क्वेश्चन एक बनता है कि कौन अड़ा हुआ था बंटवारे के लिए, कौन जिद पे अड़ा हुआ था? तो वो सेकेंड ब्रदर था, ये हमें याद रखना है। I finished reading the letter, a cold sweat drenched me। अब वह कहता है कि मैंने पत्र पढ़ना समाप्त किया। किसने? आई यहाँ पे किसको बोला गया है? बाबली को। बाबली को ही पत्र मिला था। किसका? बड़े भाई साहब का। अब वह बहुत ज़्यादा, जैसे उसने पत्र पढ़ने को फिनिश किया, जैसे उसका पत्र समाप्त हुआ, वह पूरा जो है ठंडे पसीने से, जो पूरा जो स्वेट है, पसीना जो है उससे वह भीग चुका था। ड्रेंस्ड मी, अ कोल्ड स्वेट ड्रेंस्ड मी, यानी कि पसीने ने उसे भिगा दिया था। आई फेल्ट हेल्पलेस, वह पूरी तरीके से असमर्थ था, असहाय था। ऑर्फन यानी कि एक अनाथ की जैसे महसूस कर रहा था। अ शॉर्ट ऑफ डेस्पेयर हांटेड मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि निराशा की दृष्टि से देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो चुका था। जो निराशा उसे जो है बहुत ज़्यादा लंबे समय से क्या कर रही थी? हॉन्टेड कर रही थी, यानी कि लंबे समय से उसे परेशान कर रही थी, त्रस्त कर रही थी। वह इस स्थिति में आ गया। क्वाइट रिलेंटलेसली आई ट्राई टू ड्राइव देम अवे, यार्निंग हेल्पलेसली इन अ चेयर। अब वह बोलता है कि क्वाइट, यहाँ पे क्वाइट यानी कहता है कि एकदम रिलेंटलेसली कहने का मतलब है लगातार, यानी कि वह जो है एकदम लगातार क्या करता है? आई ट्राई टू ड्राइव, मतलब उसे उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने का प्रयास करता है। ड्राइव देम अवे, यार्निंग हेल्पलेसली, और वह ऊँघता है, यानी कि जमाई लेता है असहाय तरीके से कुर्सी पर बैठा बैठा, यानी कि उसकी स्थिति अभी उसने कोई गंभीरता से नहीं लिया। बस पुरानी बातों को उसने याद किया। पुरानी बातों में सबसे ज़्यादा उसने ये याद किया कि बड़े भाई साहब ने कितना योगदान दिया, कितना अच्छा किया, मेरे लिए अच्छा अच्छा भोजन पकवाया, सब चीज़ किया, पढ़ाई लिखवाई में मेरा मतलब साथ दिया। और अब मैं नौकरी में हूँ, बाहर हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और मैंने एक बार भी सुध तक नहीं ली अपने घर और परिवार और बड़े भाई साहब की। और उसके बाद वह इस तरह से सोचते सोचते काफ़ी प्रयास करता है और यार्निंग करता है चेयर पे बैठे बैठे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इवनिंग व्हेन आई टोल्ड माय वाइफ अबाउट द पार्टीशंस दैट वाज टू टेक प्लेस, जब शाम हुई तो मैंने अपनी पत्नी को, यानी कि बाबली ने अपनी धर्म पत्नी को सारी चीज़ें बता डाली। पार्टीशन यानी बंटवारे के बारे में जो होने वाला था, मैंने सब चीज़ बता दिया। पार्टीशन दैट वाज टू टेक प्लेस, जो होना है। एंड आई फाउंड हर टोटली अनपर्टर्ब्ड, मैंने पाया कि वह बिल्कुल अविचलित थी, उसे किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब मेरी पत्नी ने ये सुना कि बंटवारा हो रहा है, उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शी जस्ट आस्क्ड मी, और तो और उसने पूछा व्हेन, यानी कि कब होने वाला है। तुरंत से उसने पूछ लिया कि अरे कब होने वाला है। एज इफ शी वॉज ऑल प्रिपेयर्ड एंड वेटिंग फॉर दिस इवेंट टू टेक प्लेस, जैसे कि वह पहले से ही तैयार हो और इंतज़ार कर रही हो इस काम को होने का कि कब होना हो तो आज ही हो जाए, मतलब कि ज़्यादा ना टिके, आज के आज ही बंटवारा हो जाए, जैसे वह बिल्कुल तैयार थी। इन अ वीक्स टाइम आई सेड, अब मैंने उसको सांत्वना देने के लिए मैंने उसे बता दिया कि हाँ यही कुछ एक सप्ताह में हो जाएगा बंटवारा।
इन बेड दैट नाइट माई वाइफ आस्क्ड मी ऑल शॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन। अब जब रात हुई, हम सोने के लिए गए तो रात में ही मेरी पत्नी ने मुझसे सारे प्रकार के प्रश्न कर डाले, पूछे व्हाट वुड बी अवर शेयर, यानी कि हमारा हिस्सा क्या होगा जब बंटवारा होगा तो उसमें हमारा हिस्सा क्या होगा, एंड हाउ मच वुड फैच अस ऑन सेलिंग इट, और जब हम उस बंटवारे को जब हम उसे बेचेंगे तो हमें कितने की प्राप्ति होगी, हाउ मच वुड फैच अस ऑन सेलिंग इट, उसे बेचने पर हमें कितना लाभ होगा। आई सेड नथिंग फॉर अ वाइल बट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हर, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता था कि कितना होगा, पर उसको सांत्वना देने के लिए, उसको संतुष्टि देने के लिए अपनी पत्नी को मैंने कह दिया, एट लास्ट गेस्ड दैट इट शुड बी अराउंड 20, अंदाजन लगाते हुए कि यही कुछ लगभग 20,000 रुपीज़ यानी कि 20,000 रुपये तक हमें हमारा जो बंटवारा होगा उसको बेचने के बाद इतना हमें आमदनी हो जाएगी। शी कम क्लोजर टू मी, वह मेरे पास आई और करीब आके उसने कहा, वी डोंट नीड एनी लैंड इन द विलेज, यानी कि हमें गांव में किसी भी प्रकार की ज़मीन की कोई आवश्यकता नहीं है। वॉट शैल वी डू विद इट, हम क्या करेंगे ऐसी ज़मीन का, लेट्स सेल इट, हम उसे बेच देंगे, एंड टेक द मनी, और उससे पैसे निकाल लेंगे। रिमेंबर, याद रखना, वेन यू सेल इट, जब भी आप उसे बेचोगे, हैंड ओवर टू मी द एंटायर 20,000, जितना भी बेचने के बाद जितना भी जो पैसा आएगा वो पूरा 20,000 जो है मेरे हाथ पर आकर रख देना। आई विल मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ इट, मैं उसका एक सही सदुपयोग करूँगी, उन पैसों का सही उपयोग करूँगी। वी नीड अ फ्रिज, हमें एक फ्रिज की आवश्यकता है। यू नो, आपको तो पता है, समर इज़ अप्रोचिंग, यानी कि गर्मी आ रही है और हमें फ्रिज की आवश्यकता है। यू नीड नॉट टू गो टू द ऑफिस राइडिंग अ बाइसिकल, तुम्हें इस बाइसिकल पर जाने की, ऑफिस यानी कि अपने कार्यालय जाने के लिए इस साइकिल पर चढ़कर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, साइकिल चलाकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू मस्ट हैव अ स्कूटर, तुम्हारे पास एक स्कूटर होना चाहिए। इन द रेस्ट वी विल पुट इन अ बैंक, और जो भी कुछ बचेगा वो हम बैंक में जमा कर देंगे। देयर इज़ नो यूज़ कीपिंग लैंड इन द विलेज, और कोई भी इसकी आवश्यकता नहीं है, कोई यूज़ नहीं है कीपिंग लैंड इन द विलेज, गाँव पर अपनी ज़मीन को रखने का कोई भी इसका यूज़ तो है ही नहीं, हम उसका उपयोग तो कर नहीं पाएंगे। वी कांट लुक आफ्टर इट, क्योंकि हम उसकी देख रेख तो कर नहीं सकते, तो क्या मतलब गाँव में ज़मीन को रखने का। एंड वाई शुड अदर्स ड्रॉ बेनिफिट्स आउट ऑफ आवर लैंड, और हम ये क्यों चाहेंगे कि हमारी जो ज़मीन गांव पे रखी है उसका कोई दूसरा ही फ़ायदा क्यों उठाए भला, तो इसीलिए हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से बावली की पत्नी ने उसे रातों रात सारा दिमाग दे डाला कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी पैसे मिलेंगे हम उसका ये सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर देंगे और जो बच जाएगा वो बैंक में जमा कर देंगे। I listened to all this like an innocent lamb looking into the darkness. अब वह जो बाबली है वो सारी चीज़ों को सुनता रहा, अपनी पत्नी के सारे उसने प्रवचनों को सुना कि क्या क्या योजना बना रखी है, क्या क्या यूजिंग करना है मनी का। I listened to all this, मैंने उसको बिल्कुल एक जैसे एक मासूम सा मेमना होता है, मैंने उस भांति, और वह जो एक मासूम सा मेमना जो अंधकार में खड़ा है, अंधकार की ओर देख रहा है, वैसे ही मैंने अपने आप को प्रतीत किया कि जैसे मैं एक इनोसेंट लैम्ब हूँ, यानी कि भेड़ का बच्चा हूँ। आई फेल्ट एस इफ़ द बूचर वॉज शार्पनिंग, और मैं अपने आप में ऐसे प्रतीत कर रहा था कि जैसे कोई एक मासूम सा एक भेड़ के बच्चे के समान मैं हूँ। और मैंने ये क्या महसूस किया, इफ़ द बूचर वॉज शार्पनिंग हिज नाइफ, और मेरे सामने ही कौन बैठा है, एक कसाई बैठा है जो अपनी जो नाइफ यानी कि चाकू को लगातार धार बना रहा है, हमिंग अ ट्यून एंड वेटिंग टू टीयर मी, और इंतज़ार कर रहा है कि कब उस चाकू से, धार वाली चाकू से वो बड़े बड़े चंक्स यानी कि टुकड़े बनाएगा मीट के। एंड कंसोलिंग मी, और मुझे सांत्वना दे रहा है कुछ कहते हुए, क्या कहते हुए, कंसोलिंग मी सेइंग दैट, ये कहते हुए सांत्वना दे रहा है कि दैट देयर इज़ अ बेटर लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी जैसे, और उसके बाद तुम्हारा जीवन और ज़्यादा भला हो जाएगा। देयर इज़ अ बेटर लाइफ, अच्छा जीवन होगा मृत्यु के बाद, ऐसे वो सांत्वना दे रहा हो। मैंने इस प्रकार से अपने आप को पाया।
कि एक मासूम सा भेड़ के बच्चे के समान वह था, और सामने ही बैठा एक कसाई लगातार अपनी जो चाकू को धार बना रहा था और मुझे ये कह के सांत्वना दे रहा था कि मैं उसी धार वाली चाकू से बड़े बड़े टुकड़े करूँगा और तुमको जब तुम मर जाओगे तो मरने के बाद तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छा होगा। वह ऐसा प्रतीत कर रहा था। बाबली अपने अंदर बहुत ही घबराया हुआ था। Gone are those days, gone are those feelings when the word home filled my heart with emotions। अब यहाँ बाबली याद करता है कि वह दिन बीत गए और वह भावनाएं अब गुजर गई। जो शब्द when the word, जो शब्द था घर, जो मेरे हृदय को भर देता था भावनाओं से, इमोशन से भर देता था, वह दिन अब गुजर गए। एंड द अफेक्शनेट वर्ड, और ये स्नेह से भरा हुआ शब्द भाई, यानी कि स्नेह से भरा हुआ शब्द ब्रदर, व्हाट फीलिंग्स इट हैड, कितनी भावनाएं, कितनी संवेदनाएं थी इस शब्द भाई में। हाउ इट यूज्ड टू मेक माई हार्ट पाउंड विथ लव, यानी कि कैसे मेरा जो हृदय था जो प्रेम से भरा रहता था, इस शब्द को सुनते ही साथ एक प्रेम की अनुभूति मेरे अंदर होती थी। और इस शब्द को हम कितने प्रेम से यूज़ किया करते थे, भाई शब्द। रिकलेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स, उन सारी बस चीज़ों को याद करते हुए आई फेल्ट वीक, मैंने अपने आप को बहुत ही कमज़ोर पाया और बहुत ही असहाय, यानी कि पैथेटिक, यानी कि बहुत ही दयनीय स्थिति में मैंने अपने आप को पाया, ऐसा बाबली कहता है। Where is the heart gone? Where are those days? Where has that spontaneity of feelings gone? I just can't understand how a stranger could all of a sudden become so intimate। अब यहाँ पर बाबली ये भी याद करते हैं कि वह मेरा जो where is the heart gone, अब वह हृदय नहीं रहा। and where are those days, वह दिन अब कहाँ चले गए। where has that spontaneity of feelings gone, वो जो भावनाएं थी, वो सहज भावनाएं जो उत्पन्न होती थी, वो अब गायब हो चुकी थी। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड हाउ अ स्ट्रेंजर कुड ऑल ऑफ अ सडन बिकम सो इंटीमेट, यानी कि मैं अपने आप में बिल्कुल अजीब सा एक कहना चाहिए अनजान सा महसूस कर रहा था। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड, मैं खुद नहीं समझ पा रहा था। हाउ अ स्ट्रेंजर कुड ऑल ऑफ अ सडन, मतलब कि अचानक इस तरह से किस प्रकार से एक परिवर्तन हो गया जिसने मुझे क्या बना दिया, बिकम सो इंटीमेट। मैं नहीं समझ सकता था तो कि कैसे कोई अनजान एकदम से अचानक जो है एकदम परिचित हो गया और एकदम जो है व्यक्तिगत हो गया था। बट आई बिकम माई नॉर्मल सेल्फ इन 2 days। अब यहाँ पर बाबली कहता है कि मुझे अपने नॉर्मल दिनों में आने में कुल मिला के 2 दिन लगे। 2 दिन मुझे लगा, 2 दिन के बाद मेरे को जो स्थितियाँ थी बिल्कुल सामान्य लगने लगी, जैसे कुछ नहीं हुआ। आई ग्रू यूज टू वॉट हैड बीन अ शॉक, मतलब कि जिस प्रकार का मुझे झटका लगा था मैं उसका आदी हो चुका था। अब जैसे कि समस्या कोई ऐसी गंभीर सी नहीं लग रही थी। लेटर ऑन इन द मार्केट प्लेस कीपिंग पेस विथ माई वाइफ, यानी कि बाद में अपनी पत्नी के साथ मैंने मार्केट प्लेस में जाकर उसकी अनुमति से ही मैंने जो है एक बड़ी सी लिस्ट तैयार करी। आई इंक्वायरीड अबाउट द प्राइजेस ऑफ डिफरेंट थिंग्स शी इंटेंडेड टू बाय, और मेरी जो पत्नी ने जो चीज़ों की तुलना, मतलब जो चीज़ों को प्लान कर रखा था, जो चीज़ उसके दिमाग में थे, विचार करके रखा था कि ये चीज़ें हमें ख़रीदनी है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने मार्केट प्लेस यानी कि बाज़ार पर जाके उनके दामों को, मूल्यों को जाना, और जो भी मेरी पत्नी लेना चाहती थी उन सारी वस्तुओं के दाम पता करें। बाइंग अ फ्रिज वॉज ऑलमोस्ट सर्टेन, जिसमें से एक फ्रिज लेना बिल्कुल अनिवार्य था, निश्चित था, जो हमें लेना ही था क्योंकि गर्मी आ रही थी। जैसे कि हमने पढ़ा है, उनकी पत्नी ने कहा था कि गर्मी आ रही है इसलिए फ्रिज तो लेना ही है। अ सेकेंड हैंड स्कूटर, और एक सेकेंड हैंड का स्कूटर लेना था। अ स्टेरियो सेट, यानी कि ये गाने वाला जो सेट होता है, एक वो लेना था। एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और कुछ सोने के आभूषण भी खरीदने थे। आई प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ द प्राइजेस, यानी कि मैंने जो है तैयार करी एक लंबी सी सूची और उसमें पूरे प्राइजेस की मैंने एक तुलना करी कि कितने कितने अमाउंट में कितनी कितनी चीज़ें आएंगी। इस प्रकार से मैंने एक लिस्ट तैयार करी। शी केप्ट रिमाइंडिंग मी अबाउट हर इंटेंशन, मेरी पत्नी ने मुझे बार बार अपने इरादे के बारे में, जो इरादे उसने रखे थे कि उसे क्या क्या खरीदना, वो बार बार बताती रही। एंड वॉज शोइंग अ लॉट ऑफ इम्पेशंस, और वह बहुत ही अधीर हो रही थी, यानी कि वह बिल्कुल भी धीरज नहीं रख पा रही थी। उसे लग रहा था कि कल बंटवारा ना हो तो आज ही हो जाए, और आज ही हमें पैसे मिल जाएं और हम उन सारे पैसों को यहाँ तहाँ यूज़ कर डालें और प्रयोग करके अपनी काम की वस्तुओं को खरीद डालें।
अब आगे देखते हैं बच्चों कहानी में क्या होता है। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून आई लेफ्ट फॉर माई विलेज, यानी कि शनिवार का दिन था और शनिवार की दोपहर को मुझे अपने गांव के लिए जो है निकलना था। द सेम बस वॉज देयर, उसी वही बस थी जिस बस में मैं सफ़र यानी यात्रा किया करता था। इंस्पायरिंग इन मी एंड द ओल्ड फैमिलियर फीलिंग्स, यानी कि वही बस का सामना मुझे करना पड़ा। द सेम वॉज देयर, वही बस थी। इंस्पायरिंग इन मी, जो मुझे प्रेरित कर रही थी, उन पुरानी यादों के बारे में मुझे जो है मेरी जो परिचित पारिवारिक भावनाएं मुझसे जुड़ी हुई थी वो सारी चीज़ें मेरे सामने आ रही थी। आई रश टू ऑक्यूपाई द सीट, मैं दौड़ा, जल्दी से दौड़ा, क्या करने के लिए, सीट को पकड़ने के लिए कि मुझे सीट मिल जाए जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, क्योंकि मेरी आदत थी मैं ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर ही बैठा करता था। तो मैं उसी सीट को ऑक्यूपाई करने के लिए बस में तेज़ी से हड़बड़ा कर जल्दी से चढ़ा। माई फेवरेट सीट, क्योंकि वह मेरी फेवरेट सीट हुआ करती थी। इन माई हरी, मैंने जिस प्रकार से जल्दी मचाई उस सीट को ऑक्यूपाई करने में, पकड़ने में। आई ब्रूज्ड माई नी, इससे मेरा घुटना थोड़ा सा छिल गया। अगेंस्ट द डोर से टक्कर होने के कारण मेरा घुटना थोड़ा सा छिल गया। इट हर्ट मी, जिससे मुझे थोड़ी सी क्षति हुई। द ब्रीफ केस फेल ऑफ, और जो ब्रीफ केस मेरे हाथ में था वो नीचे गिर गया। एंड द लिटिल पैकेट, और जो छोटा सा एक पैकेट था जिसमें कंटेनिंग, जिसके अंदर क्या शामिल था, प्रसाद ऑफ लॉर्ड लिंगराज, भगवान लिंगराज का प्रसाद उसमें रखा हुआ था, वह पैकेट भी नीचे गिर गया। मीन फॉर माई मदर, जो मेरी माँ के लिए था, वॉज स्कैटर्ड ओवर द ग्राउंड, जो अब जो है ग्राउंड पर यानी कि नीचे गिर गया। आई फेल्ट एज इफ़ द एंटायर बस वॉज स्क्रीचिंग अलाउड द क्वेश्चन, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो पूरी जो बस है वो चिल्ला चिल्ला कर मुझसे प्रश्न कर रही थी। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, यानी कि कितने वर्षों के बाद, यू हैव नॉट बॉदर्ड इन द लीस्ट टू रिटेन दैट टेंडर लव यू हैड इन योर हार्ट फॉर योर होम, यानी कि तुम्हारे हृदय में जो भी प्रेम तुम्हारे घर के प्रति था, क्या तुम्हें उस प्रेम की एक बार भी चिंता नहीं आई, याद नहीं आई। इंस्टीड यू हैव सोल्ड इट टू द बूचर टू हेल्प योर सेल्फ, और तो और तुमने उन भावनाओं को, उन हृदय को कहीं जैसे किसी कसाई को बेच दिया हो और उसके बदले में अपने लिए कोई मदद ले ली हो, क्या बनने में, योर सेल्फ टू बिकम अ सिटी बाबू, कि तुम एक सिटी यानी शहर के बाबू बन गए हो। कर्सेस बी ऑन यू, मतलब कि अभिशाप है तुम्हारे ऊपर, जैसे मानो ये बस जो है चिल्ला चिल्ला कर ऐसा कह रहे। द बस कलेक्टिंग द ब्रीफ केस एंड द कंटेंट ऑफ द सॉइल्ड पैकेट, यानी कि मैं बस में चढ़ा और मैंने साथ में वह ब्रीफकेस को उठाया जो नीचे गिर गया था, और वह कंटेंट यानी कि वह प्रसाद का पैकेट जिसमें मट्टी लग गई थी, वह पैकेट को मैंने उठाया। और उसके बाद मैंने एक बड़ी शर्म के जैसे मुस्कुराहट दी। किसको दी? क्लीनर, यानी जो क्लीनर और जो कंडक्टर होते हैं बस को, उनको देखकर बड़ी ही शेमलेस तरीके से, बेशर्मी के तरीके से मैंने जो है एक मुस्कुराहट दी, और ऐसा करते हुए मैं बस में चढ़ गया। इट वॉज 5 in the evening when I got down, जब मैं बस से उतरा तो शाम के 5 बज रहे थे। आई हैड रिटन बिफोर हैंड माई, और बिल्कुल जैसे कि पहले मैंने पाया था बिल्कुल वैसे ही मेरा जो बड़े भाई साहब थे, माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, मेरे बड़े भाई आज भी इंतज़ार करने के लिए बस में, मतलब जैसे ही मैं बस से उतरा तो वो बस स्टॉप पर मेरे सामने मुझे मिलते हैं। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर टू मीट मी, मुझसे मिलने के लिए वो वहाँ पे पहले ही पहुँच चुके थे बस स्टॉप पे। ही अपीयर्ड अ लिटिल टायर्ड एंड वॉन, वो बहुत ज़्यादा थके हुए से लग रहे थे और बहुत कमज़ोर और थके हुए से लग रहे थे। गिव दैट ब्रीफ केस टू मी, और उन्होंने मुझे देखते ही साथ कहा कि लाओ ये ब्रीफकेस मुझे दे दो। दैट मस्ट बी हैवी, ये बहुत ही भारी होगा, तुम थके हुए हो। ही ऑलमोस्ट स्नैच्ड इट, और ऐसा कह के लगभग उन्होंने मेरे हाथ से ब्रीफकेस को ले ही लिया। इट अवे फ्रॉम मी, यानी कि मुझसे ब्रीफकेस ले ही लिया। आई फॉरगेट इवन टू टच हिज फीट, और मैं इतना बदल चुका था कि मैं उनके चरण को स्पर्श करना ही भूल गया। दिस हैड नेवर हैपेंड अर्लियर, ऐसा कभी भी पहले पूर्व में नहीं हुआ था। मैं हमेशा उनके चरण को स्पर्श करता था, उनसे बातें किया करता था, और वही सद्भावना से उनको भाई नाम से मैं बुलाया करता था। परंतु आज वे सारी चीज़ों में परिवर्तन हो चुका था, मैं खुद बदल चुका था। मैंने इस बार उनके चरण को स्पर्श नहीं किया, और जैसा ये पहले कभी नहीं होता था। ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और वह आज भी मेरे आगे जो है, ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वह मेरे आगे आगे चल रहे थे। और पूरी जो सब चीज़ वही था, बड़े भाई साहब नहीं बदले थे, परंतु मुझ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका था।
We were walking on the village road, dusty and ever the same. I remembered my childhood days. अब यहाँ पर बाबली बताते हैं कि जब मैं उन कच्ची सड़कों पर, गांव की सड़कों पर चल रहा था, वे वैसे ही धूल से सनी हुई थी जैसे वे पहले भी हुआ करती थी, और हम उसी कच्ची सड़कों पर आज भी चल रहे थे. I remember my childhood days. मुझे अपने बचपन के पुराने सारे दिन की याद आ रही थी. I was usually crossing the street alone to गो टू अ टीचर इन द इवनिंग फॉर ट्यूशन. यानी कि वह याद करता है कि मैं शाम को अकेले ही इन्हीं सड़कों से होते हुए, इन डस्ट भरी सड़कों से होते हुए अपने ट्यूशन के लिए जाया करता था. हमेशा मेरी आदत हुआ करती थी. इट वॉज जनरली लेट एंड डार्क व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम माई स्टडीज़. यानी कि जब मैं अपनी पढ़ाई करके लौटा करता था तो अक्सर मुझे जो है अंधेरा हो जाया करता था. अनफेलिंगली माई एल्डर ब्रदर वुड बी देयर टू एस्कॉर्ट मी बैक होम लीस्ट आई शुड बी फ्रेटेड. और कभी भी मेरे बड़े भाई साहब असफल नहीं हुए कि वह मुझे रात जब भी होती थी तो वो मुझे एस्कॉर्ट यानी कि सेफ रखने के लिए, मुझे सुरक्षा देने के लिए, वह कि कहीं मुझे डर ना लगे रात में अकेले आने में, वह मुझसे पहले ही मुझे लेने के लिए वहाँ पहुँच जाया करते थे. He would carry the लालटेन. वह अपने साथ लालटेन लेकर आया करते थे. माई बैग, और अपने साथ वे लालटेन लेके रखते थे. माई बैग ऑफ बुक्स एंड नोट्स, और मेरा जो बैग था बुक एंड नोट्स से भरा हुआ वह रखते थे. आई हैड टू फॉलो हिम, और मैं उनके साथ साथ जब वे मुझे आज आया करते थे लेने के लिए, और वह साथ में अपने लालटेन कैरी करते थे, मेरे बैग को कैरी करते थे. आई हैड टू फॉलो हिम टू डू सो, और मैं उनके पीछे पीछे चलता रहता था. इफ़ आई लेग बिहाइंड, यदि मैं उनके पीछे चलता था, ही वुड आस्क, वे मुझसे पूछा करते थे, वाई यू आर परहैप्स टायर्ड, हो सकता है शायद तुम जो है थक गए हो. कम होल्ड माई हैंड, आओ मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे साथ साथ तुम कदम बढ़ाओ, यानी कि मेरे साथ साथ चलो. वॉक विथ मी, मेरे साथ चलो. ही समटाइम्स यूज्ड टू कैरी मी ऑन हिज शोल्डर्स वाइल गोइंग टू द फील्ड्स फॉर अ स्ट्रॉल. और वो कभी कभी मेरे जो हाथों को पकड़ लिया करते थे और मुझे अपने कंधों पर भी बैठा लिया करते थे. ही समटाइम्स यूज्ड टू कैरी मी ऑन हिज शोल्डर्स व्हाइल गोइंग टू द फील्ड्स फॉर अ स्ट्रॉल. कभी वह अपने कंधों पर भी मुझे बिठा लिया करते थे जब भी हम चहलकदमी करने के लिए या खेतों में घूमने के लिए, टहलने के लिए जाया करते थे, और मैं थक जाया करता था तो वो अक्सर मुझे अपने कंधों पर भी कभी कभी बैठा लिया करते थे कि तुम जो है थक गए होंगे, मेरे कंधे पर बैठ जाओ. तो वो ये सारी बातें बाबली जो है अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है. और इन सारे चैप्टर्स में बच्चों शुरू से लेकर अंत तक आपने ये देखा होगा कि बाबली ने हर जगह ये बताया है कि हर जगह परिवर्तन हो चुका है, उसमें परिवर्तन हो चुका है, उसके जीवन में परिवर्तन हो चुका है. परंतु जिस चीज़ में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ है वो है बाबली के बड़े भाई साहब, यानी कि उसका एल्डर ब्रदर, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ. वो जैसे उस समय थे वे आज भी वैसे ही थे. आज भी उसे वैसे ही लेने के लिए वो उससे पहले बस स्टैंड पहुंच गए थे, और उसी तरीके से उन्होंने उसका सूटकेस ले लिया था, और सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वह पहले किया करते थे. तो ये सारी बातों को बाबली जो है याद कर रहा है. उसे बहुत अजीब सी फीलिंग एक अंदर हो रही है. सारी भावनाएँ उसके सामने जो है प्रदर्शित हो रही हैं कि कैसे कैसे दिन उस समय थे और आज मैंने अपने आप में वह ये पा रहा था कि मैं कितना परिवर्तनशील हो चुका हूँ. तो बच्चों ये पूरा होल जो स्टोरी थी ये फर्स्ट पार्ट थी बाबली की. इसके नेक्स्ट पार्ट में अभी आप और भी बहुत कुछ जानेंगे. तो बच्चों अभी तक आपको इसी को समझना है, देखना है. अब हम देख लेते हैं इसमें जो हमारे इस ट्रिब्यूट स्टोरी फर्स्ट में हमने जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स पाए हैं हम फटाफट उनको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों. तो चलो देखते हैं सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्सों को. मीनिंग्स में बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने भी कठिन शब्द हमने यहाँ पे नोट कर रखे हैं. तो चलिए डिस्कस करते हैं. पिटाइट का अर्थ होता है छोटी, और श्रैंक का मतलब होता है सिकुड़ना. रिकेटी यानी का मतलब होता है बहुत ही जर्जर अवस्था में या बिल्कुल ही खटारा या ओल्ड जिसे कहना चाहिए बहुत ही ज़्यादा पुरानी. जर्नी का मतलब होता है यात्रा. स्वेप्ट का मतलब होता है घूमा हुआ. उसके बाद है कॉब वेब्स यानी कि मकर जाल. उसके बाद है प्री मैरिज यानी कि शादी से पूर्व. उसके बाद है कॉम्प्लिसेंसी यानी आत्मसंतोष. कॉइल्ड यानी लपेटना या मोड़ना या मिलाकर कुंडलित कर लेना, किसी प्रकार की कुंडलित बना लेना, कॉइल्ड. और प्री ऑक्युपाइड यानी कि ध्यान मग्न. टोकन यानी संकेत या प्रतीक. ल्यू का मतलब होता है बदले में. कंसर्न यानी अभिरुचि या संबंध. उसके बाद स्कैंटी मतलब अपर्याप्त. और एक्सक्लूसिवली यानी कि केवल या अकेले के लिए. डिलीशियस स्वादिष्ट. और उसके बाद है कंपैशन. कंपैशन का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पर सहानुभूति.
उसके बाद है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि जिम्मेदारी, फ्यूड यानी कलह या विवाद, क्रॉप्ड अप यानी कि सामने आना, क्वेरल्ड यानी कि होता है यहाँ पर झगड़ा। इंडिस्पेंसिबल का मतलब अनिवार्य, पैडी मीन्स धान, एडमेंट अड़ा होना या अडिग होना, पर्टिकुलर विशेष, ड्रेंस्ड भिगोना, ऑर्फन्ड अनाथ, हाउंटेड यानी कि त्रस्त, डेस्पेयर मतलब निराश, क्वाइट यानी कि एकदम या फिर काफ़ी, रेंटलेसली लगातार, यानिंग जमाई लेना, अनपर्टर्ब यानी अविचलित होना, और उसके बाद मोराइबाउंड का मतलब होता है अंत के करीब, और उसके बाद पैथेटिक यानी दयनीय, और स्पॉन्टेनिटी कहने का मतलब है सहजता, और पेस का मतलब होता है कि अनुमति से। तो बच्चों ये सारे इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जो इस बीच में हमने पार्ट फर्स्ट ट्रिब्यूट पार्ट फर्स्ट पर हमें प्राप्त हुए। इन सारे वर्ड्स को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना ताकि जब भी हम स्टोरी का अध्ययन करें तो हमें इन सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग्स भी पता होनी चाहिए। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसके सेकेंड पार्ट पर भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।